नमस्कार। हाय फ्रेंड्स, ऑल इंजीनियर्स स्टाफ्स। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से इंटरेक्ट हो रहा हूँ, चूँकि एक विशेष एक्टिविटी मेरी साइट पर हो रही है, सो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक जनरली जब भी कभी आप लोगों ने देखा होगा तो एक नॉर्मल स्लैब कास्टिंग होती है जिसके अंदर में कॉलम्स होते हैं, बीम होती है, बड़ी बड़ी हैवी बीम्स होती हैं। सो उसको कास्ट जनरली वही कास्ट होती है, पर अब एक नई टेक्नोलॉजी है, काफ़ी दिनों से चल रही है, कोई कोई यूज करते हैं, नहीं भी करते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट टेंशनिंग स्लैब, पीटी स्लैब। ये भी दो तरह के होते हैं, इसमें एक प्री टेंशनिंग होती है, एक पोस्ट टेंशनिंग होती है। अभी हम केवल पोस्ट टेंशनिंग की बात करेंगे। प्री टेंशनिंग फैक्ट्री के अंदर होती है, जहाँ पर इसको वायर्स को टेंशन दिया जाता है, डिजाइनिंग लोड के अकॉर्डिंगली इसको लोड में डिजाइनिंग दिया जाता है। बट अभी हम पोस्ट टेंशनिंग की बात करते हैं। पोस्ट टेंशनिंग के अंदर में अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर में जो स्लैब का नॉर्मल शटरिंग है, शटरिंग लगाने के बाद इसके अंदर में आप बॉटम लेयर का रेनफोर्समेंट लगा देते हैं। बॉटम लेयर के रेनफोर्समेंट लगने के बाद इसमें नॉमिनल सरिया लगता है, काफ़ी नॉमिनल लगता है, क्योंकि जनरल जो हमारा रेनफोर्समेंट है, जो जनरल स्लैब्स के अंदर में है, उसमें 4 से 5 केजी का पर स्क्वायर फुट का सरिया लगता है। परंतु पीटी स्लैब के अंदर में सबसे पहले इसमें एक तो सरिया रिड्यूस हो जाता है, जिसमें 2 से 2.5 किलो का सरिया लगता है। सो इसमें कॉस्ट सेविंग और टाइम सेविंग दोनों इसका फ़ायदा है पोस्ट टेंशनिंग स्लैब का। सो 4 केजी एटलीस्ट 4 से 5 केजी का जो बड़े बड़े बीम लगते हैं, बड़े बड़े बीम हैं, और इसमें बोथ स्पैन के अंदर में मेन बार लगती है हैवी डाया की, और डिस्ट्रीब्यूशन बार लगती है। बट पोस्ट टेंशनिंग स्लैब के अंदर में कोई मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार सब एक ही होती हैं, और केवल एक सिंगल लेयर डलती है। आप देख भी रहे होंगे कि काफ़ी मेरा रेनफोर्समेंट काफ़ी कम लगा हुआ है, तो इसमें लगभग 2.5 केजी का सेविंग रेनफोर्समेंट की हो जाती है, और मेरी डेप्थ भी स्लैब की कम हो जाती है, और मेरा जो क्लियर हाइट मिलती है नीचे वो भी मेरी काफ़ी कम हो जाती है। जो मेरा बीम है, इसके अंदर में से बीम भी हट जाती है, और स्लैब के अंदर में कोई भी किसी तरह का संकन पोर्शन, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा हाइट्स नहीं मिलती, और एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है पार्किंग के लिए। जो मेरा स्पेस चाहिए वो पार्किंग के लिए मिल जाता है। तो मैं अभी आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पोस्ट टेंशनिंग स्लैब के अंदर में हमारी एक्टिविटी क्या क्या होती है। पोस्ट टेंशनिंग स्लैब के अंदर में फ्रेंड्स, एक सबसे पहले तो हम बॉटम लेयर डालने के बाद, ये बॉटम शटरिंग लगाने के बाद बॉटम लेयर लगाते हैं। बॉटम लेयर में 12 mm का सरिया या 10 mm का सरिया 250 mm की डिस्टेंस पर ये लगता है। उसके बाद में ये एक केसिंग होती है, जीआई की केसिंग होती है। ये इसको जीआई की केसिंग होती है। ये हम डिज़ाइन के हिसाब से इसको पूरा जैसे भी इसकी डिज़ाइन बनती है वो डिज़ाइन में लगा देते हैं। केसिंग लगती है हर 1.5 मीटर के इंटरवल में। इसको हॉरिजॉन्टली एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में इसके बिछाते हैं, और इसके अंदर में बिछाने के बाद में इसका जो ये वायर होते हैं, इसके अंदर में आप देख रहे होंगे ये वायर्स होते हैं। ये 3 mm डाया का 3 mm डाया के वायर्स होते हैं, और ये 7 वायर्स होते हैं। एक स्टड, इसको हाई टेंसाइल वायर बोलते हैं, ये 12.5 mm डाया का एक वायर होता है, और 3 mm डाया के इसका रिड्यूस 3 mm डाया का इसका सरफेस होता है, और 12.5 mm एक सिंगल इसका एक वायर का होता है। तो इसमें डबल वायर डलते हैं। तो जहाँ आप आगे देखिए, जहाँ पर मेरी नॉर्मल स्लैब की डेप्थ है, वहाँ पर केवल हम इसमें केवल जो है 2 स्टैंड हाई टेंसाइल वायर डालते हैं, और जहाँ मेरी कैप है, कॉलम की कैप है, वहाँ इस वायर के अंदर में 3 वायर डालते हैं। ये जो स्टंट होता है, इसके अंदर में मैक्सिमम जो ये वायर होता है, इसके अंदर में जो इसका लोड होता है, ये इसका ब्रेकिंग लोड 18 टन का लोड होता है। जो मेरा नॉर्मल सरिया का लोड होता है, उसका ब्रेकिंग लोड 5 टन होता है। स्टंट डलने के बाद में हम इसके बाद फाइनली टॉप लेयर लगाते हैं। टॉप लेयर में केवल जहाँ पर मेरी कैप है, केवल उसी एरिया में ही टॉप लेयर लगती है, बाकी एरिया सब सिंगल जाल होता है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि काफ़ी नॉर्मल सरिया है। 8 mm का टॉप बार है, और 8 mm ये वायर डल जाती है, जो स्टंट वायर है वो डल जाती है। तो उसके बाद में आप इधर इस साइड देखेंगे कि जो इसका पर्पज़ क्या है, कि इसके एक एंड पे हमारी जो वायर है वो खुले रहते हैं,
1 मीटर की कंक्रीट के अंदर में खुले रहेंगे, दूसरा वायर पूरा वायर एक एंड पे इसका वायर ओपन रहता है। तो जब हम इस पर कास्टिंग करते हैं, कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं, तो वन साइड जो वायर खुला होगा, ये कंक्रीट के अंदर में कंक्रीट इसको कैच कर लेती है, इस वायर को इतना 1 मीटर की कंक्रीट इसको कैच कर लेती है। वो कैच करने के बाद में जब हम पूरी कास्टिंग करते हैं तो दूसरे एंड पे एक्स और वाई दोनों एंड पे एक एंड पे कंक्रीट 1 मीटर का जो एरिया है वो उसको कैच कर लेता है और दूसरे एंड पे ये फ्री होता है। तो जब ये कंक्रीट हम इसको कास्ट करते हैं तो हमारा एक एंड कंक्रीट के अंदर में फिक्स हो जाता है, दूसरा एंड पे हमारा फ्री होता है। उस एंड को फ्री जब ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमारी 75% गेन कर जाती है, 75% जब ये कंक्रीट की गेन कर जाती है, जब क्यूब टेस्ट भरते हैं तो लगभग 15 डेज़ 20 डेज़ के अंदर में 75 स्ट्रेंथ हम अचीव कर लेते हैं। तो उसके बाद में हमारे पास ये एक मशीन होती है, ये जैकलिंग हमको एक एंड पे ले जा करके इसको इस मशीन से ले जा करके इसकी जैकलिंग करते हैं। तो जैकलिंग करने के लिए एक वायर को हम 14 टन का लोड, इस वायर को हम 14 टन का लोड, इसमें वन साइड से 14 टन का लोड देते हैं। तो एक एंड पे ये कंक्रीट में फिक्स होती है, दूसरी एंड पे 14 टन का लोड इसके अंदर में 14 टन का लोड इसके अंदर में दे करके एक एंड से देते हैं। तो जब ये हम इसको एक एंड से लोड देते हैं तो ये इसके अंदर में ये जो आप केसिंग देख रहे होंगे, तो उसी लोड के टाइम पे ही इस केसिंग के अंदर में यहाँ पर एक पाइप लगता है, उस पाइप में से इस पूरे पाइप को यहाँ से बंद करते हैं और इस पाइप में ग्राउट भरते हैं। इस कंप्लीट पाइप को ग्राउट भर करके तो वो जो लोड 14 टन का लोड देते हैं उस टाइम पे इसको फ्री कर देते हैं। तो उसमें 10 से 15% का लोड का डिफ्लेक्शन होता है और ग्राउट का जो ग्राउट होता है वो उसके अंदर में वायर सेट हो जाता है और उसको लोड छोड़ देते हैं। तो बेसिकली जब स्लैब कास्टिंग पोस्ट टेंशनिंग के अंदर में जब ये सरिया में लोड देते हैं तो उस टाइम पे बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि एक नॉर्मल स्लैब के अंदर में जब कोई कंक्रीट का लोड आता है तो उस लोड से उस स्लैब में बेंडिंग मोमेंट का जो डिफ्लेक्शन होता है, जब हम इसमें लोड देते हैं तो जो हमारा मिनिमम बेंडिंग मोमेंट का जो मिनिमम पॉइंट होता है, इट क्रिएट ये अप साइड, जो उसका मिनिमम लोड है वो अप साइड को टेंडेंसी हो जाती है उसकी। तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो मिनिमम रिफ्लेक्शन में जाता है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी बॉटम है, जो हमारी इसकी स्लैब की बॉटम है, वो मिनिमम क्रैक्स डेवलप होती हैं उसमें। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि हमारा जो लोड है वो अपर लेयर में आ जाती है और जो नीचे की बॉटम है तो मिनिमम बेंडिंग मोमेंट होगा स्लैब के अंदर में, और उसके अंदर में जो सरफेस है वो बहुत ही अच्छी निकलती है और उसमें कोई क्रैक डेवलप नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जनरली कोई फैमिलीज़, कभी कोई स्टूडेंट्स हैं, फैमिलीज़ हैं, वो किसी पिक्चर हॉल्स के अंदर में या किसी बैंक्वेट हॉल के अंदर में बैठते हैं तो वहाँ जनरली ये क्वेश्चन उठता है माइंड में कि कहीं एक कॉलम खड़ा होता है और उसके आसपास कोई बीम, कोई सपोर्ट नहीं होती, स्पैन बहुत दूर दूर होता है। तो जनरली ये क्वेश्चन उठता है माइंड में कि भाई ये कैसे बीम रुका होगा, ये सपोर्ट कैसे रुकी होगी। तो क्वेश्चन उठता है बट उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलता, माइंड में एक रहता है। तो वो क्वेश्चन का जवाब मैं आज सब आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी कुछ इस तरह की ही पोस्ट टेंशनिंग स्लैब होती है जो उसको एक कॉलम से लोड दे करके उसकी जो स्लैब की डेप्थ भी कम कर देते हैं और उसमें कोई बीम की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो एक आम आदमी को ये देखने को नहीं मिलता। मैं जनरली ये चीज़ देख रहा हूँ कि हमारे प्रोफेशंस में लोगों को 30-35 साल काम करते हुए हो जाते हैं, बट कोई किसी तरह का हर फील्ड में हर एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। सभी को एक्सपीरियंस होता है, सिविल इंजीनियर्स में और फील्ड में सभी को एक्सपीरियंस होता है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, बट सभी एक्टिविटी उसको पूरी लाइफ में देखने को नहीं मिलती। तो हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है तो मैं सभी लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि सपोज मैंने एक काम करने को नहीं देखने को मिलता तो परंतु समझने को तो मिल सकता है। सो हमारे जो नए इंजीनियर्स हैं, नए जो हमारे कॉलेज के अंदर से निकल रहे हैं या कुछ एक्सपीरियंस है 5-6-7 साल का, जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, इधर उधर चाहते हैं, तो उस टाइम पर ये एक पार्ट ऑफ इंटरव्यू का एक पार्ट बन जाता है।
उस टाइम पे हर आदमी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है, जिसने ये काम कराना होता है तो वो पूछेगा सवाल, तो ये उसके लिए हेल्पफुल हो जाती है। एटलीस्ट काम नहीं किया तो बट जो हम समझा रहे हैं या क्या इसमें केसिंग होती है, ये चीज़ें टेक्निकली समझ सकता है आदमी कि वायर क्या होते हैं, स्टंट क्या होते हैं, कैसे लोड देते हैं, क्या इसकी केसिंग होती है, किस तरह का स्लैब डलता है। तो ये एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस का काम करता है। तो मेरे यहाँ ये लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फुट का एक स्लैब है। 1.5 लाख स्क्वायर फुट के अंदर में मेरा इसमें ये मैंने पीटी स्लैब में डेवलप किया है। इससे मेरी कंक्रीट सेविंग हो जाती है, रेनफोर्समेंट सेविंग हो जा रही है। हार्डली मेरा 70 से 80 रुपये स्क्वायर फुट का कॉस्ट आती है इस पीटी स्लैब को करने में, बट मेरी सेविंग लगभग 100 से 200 रुपये स्क्वायर फुट के करीब रेनफोर्समेंट में सेविंग हो जाती है और कंक्रीट की सेविंग हो जा रही है। और मेरी सरफेस, मेरा स्पेस काफ़ी अच्छा, मेरे को नीचे पार्किंग के लिए 2-2 गाड़ियों के लिए जगह मिल जा रही है। सो आगे भी मैं आप लोगों से यही, जो कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स हैं, कि अपने यहाँ कोई भी अगर स्लैब यूज करें, कोई बेसमेंट का नॉन टावर का स्लैब कास्टिंग करना चाहें तो पीटी स्लैब में ही जाना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी में ही जाना चाहिए। आगे से कोई भी पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ करके हमें अपनी नई नई टेक्नोलॉजी के अंदर में अपने आप को डेवलप करना चाहिए, उसको के बारे में स्टडी करना चाहिए और उससे फ़ायदे ही हैं, नुकसान नहीं है। सो फ्रेंड, नमस्कार। आगे से आगे नेक्स्ट वाले में मैं कोई और नई टेक्नोलॉजी कोई होगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट टाइम में मैं, मेरे से कई स्टूडेंट्स ने बोला है कि हमको रेट एनालिसिस के बारे में एक वीडियो बनाकर भेजिए। सो मैं जब भी टाइम मिलेगा तो आप लोगों को एक अच्छे आइटम का रेट एनालिसिस बना करके भेजूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।